अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फ़ज़ान अली कुरैशी है और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 11 का चैप्टर 13 गैसेस सेक्शंस के शॉर्ट सॉल्व क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैंने आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया है मैंने आपके लिए। अगर आप ये मेरे लेक्चर देखते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड के अंदर आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। अगर आप स्टूडेंट्स अपनी पूरी ही बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वी कैन प्रोवाइड यू सच नोट्स इन द सेपरेट सिंगल फाइल, जहाँ से आप इजीली हर चैप्टर के अलग अलग पीडीएफ के अंदर इजीली नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बोर्ड्स के अंदर आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके अच्छे क्वेश्चन अच्छे अटैम्प्ट करके आप अपना अच्छा स्कोर मेंटेन कर सकते हैं, जो कि आपको फैसिलिटेट करेगा आपके एमडीकेट के अंदर। जब भी आप एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेने जाएंगे तो आपका बोर्ड का जो स्कोर है वो आपको फैसिलिटेट करेगा मेरिट के ऊपर आने पे। तो ये मेरा थोड़ी सजेशन थी आपके लिए, अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हैं, आपको नंबर दिए हुए मेरे वीडियो के ऊपर ही। तो स्टूडेंट्स, हम पहला सवाल सॉल्व करने जाते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए, जो कि हमें कहता ये है कि व्हेन ब्रीथिंग प्रोसेस डेवलप इन द एनिमल्स। देखिए बच्चों, ये जो सवाल है कि व्हेन ब्रीथिंग प्रोसेस डेवलप इन द एनिमल्स, ये सवाल थोड़ा सा हर एक बच्चे को थोड़ा उलझाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब इस तरीके का सवाल आता है तो व्हेन से मुराद है कि कब ये ब्रीथिंग प्रोसेस एनिमल्स में आया। तो बच्चों, ये जो सवाल है रिलेटेड है आपकी एवोल्यूशन से रिलेटेड है, यानी कि आपने इसमें थोड़ा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बतानी है हर एक ऑर्गेनिज्म की, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है याद रखना। मैं इसलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन रखा है ताकि आप इसको भी मेमोराइज करो, आप इसको खुद भी लिखने के काबिल हो जाए। मैं आपको इसमें मुश्किल टर्म्स होगी वो भी मैं आपको डिफाइन करता हुआ चलूँगा हमारी ज़बान में, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए और आपको आसानी हो फिर इसको पढ़ने के अंदर, नोट्स को पढ़ने के अंदर। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये सवाल पढ़ा, इसकी हमने हेडिंग डाली इवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। तो बच्चों, इसकी हेडिंग ही कुछ ऐसी डलेगी, क्योंकि जो सवाल है ये पूछ रहा है कब बना। तो बच्चों, इधर अगर हम देखते हैं द डेवलपमेंट ऑफ ब्रीथिंग प्रोसेस इन एनिमल्स क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि ये एवोल्यूशन का है। ओवर द टाइम डिफरेंट एनिमल्स एंड ग्रुप्स हैव इवॉल्व डिस्टिंक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। टाइम के साथ साथ हर एक एनिमल ने अलग अलग तरीके का रिस्पायरेटरी सिस्टम लेकर आया। जैसे कि अभी हमारे पास अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो थी अर्ली फॉर्म ऑफ लाइफ थी, जिसमें हमारे पास मेरी लाइफ आ गई थी, जिसने सिंपल डिफ्यूजन का इस्तेमाल करा। क्या इस्तेमाल किया बच्चों? सिंपल डिफ्यूजन का इस्तेमाल किया। और सिंपल डिफ्यूजन में उन्होंने क्या किया? इन दिस अर्ली स्टेज एनिमल एवोल्यूशन मेरीन ऑर्गेनिज्म रिलाइड ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, यानी कि वो गैसेस का सिंपल डिफ्यूजन करते थ्रू देयर बॉडी सरफेस, जो कि वो अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू कर देते वाटर के अंदर। द बेसिक मैकेनिज्म अलाउ फॉर द गैसेस एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, जो कि एक बेसिक क्या था, मैकेनिज्म था आपकी सराउंडिंग के अंदर। तो इसी तरीके से अगर हम वर्टिब्रेट पे आते हैं बच्चों, अगर आप देखें तो बिल्कुल सिंपल से कॉम्प्लेक्स के अंदर जा रहा है ये पूरा पूरा। जब हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास एक पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास मेमल्स, जिसके पास हमारे पास लंग्स आ जाएंगे, जो कि एक स्पेशल ऑर्गन है जो कि इन्वॉल्व होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जो कि मेन मेन कंपोनेंट है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो बच्चों उसके अंदर हमारे पास आ गया था ट्रैकियल सिस्टम। क्या आ गया था बच्चों? ट्रैकियल सिस्टम। जैसे कि इंसेक्ट्स हो गई सच एज बीटल्स आर्न्स डेवलप ट्रैकियल सिस्टम, टाइन जो कि एक टाइनी ट्यूब होता है दैट डिलीवर्स एयर डायरेक्टली टू द सेल्फ। तो बच्चों, इस तरीके से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए जाने। अब अगर हम फिश की बात करते हैं तो फिश के अंदर, फिश के पास हमारे पास आ गए थे बच्चों गिल्स, जिसके तहत वो हमारी अपनी रेस्पिरेटरी करते थे, गैसेस को एक्सचेंज करते थे। अब इसी तरीके से अगर हम देखते हैं टेट्रापोड्स जो कि ज़मीन के ऊपर ये फर्स्ट ऐसे ये ऑर्गेनिज्म थे जो कि ज़मीन पर आए। और जब ज़मीन पर आए तो बच्चों इनके पास क्या थी? लंग्स थे। क्या थे? लंग्स थे। एज अ एनिमल ट्रेडिशन टू द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, ये एक ऐसे एनिमल थे जिन्होंने कायम की थी एक ऐसी मिसाल ज़मीन पर रहने की, ज़मीन के ऊपर आने आके रहने की। अब क्या हुआ बच्चों? द डेवलपमेंट ऑफ लंग्स बिकम अ क्रूशल। जैसे कि अर्ली टेट्रापोड, जैसे कि हमारे पास थे एम्फीबियंस, जिन्होंने यूटिलाइज की बोथ लंग्स एंड मोस्ट स्किन, यानी कि उन्होंने अपनी स्किन का भी इस्तेमाल किया, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन को भी इस्तेमाल किया, उसके साथ साथ लंग्स का भी इस्तेमाल करके गैसेस का एक्सचेंज किया। तो बच्चों, आप देख रहे हैं किस तरीके से ये इवोल्यूशन आपको बताता हुआ जा रहा है कि सबसे पहले डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन इस्तेमाल की, फिर इन्वर्टिब्रेट्स आए उन्होंने ट्रैकियल सिस्टम इस्तेमाल किया, फिर फिशेज आई जो कि वर्टिब्रेट्स थी। वर्टिब्रेट्स उन्होंने, लेकिन वो पानी में रहती थी तो इस वजह से उनके पास गिल्स आए। फिर टेट्रार्स आए, तो फिर लंग्स आए, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स, जिनको हम एवियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, जो कि तीनों की तीनों आए। इन तीनों के पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ऑफ क्या था बच्चों? स्पेशलाइज स्ट्रक्चर था किसका? रेस्पिरेटरी के लिए। अब जो कि मोर इफिशिएंट, जिनके reptiles develop more efficient lungs while birds develop highly efficient and effective respiratory evolving air sacs, जिनके पास प्रॉपर एयर सैक थे, यानी कि कैविटी थी एयर को स्टोर करने के लिए उनके लंग्स के अंदर, जिसका मतलब ये कि वो ज़्यादा एयर को स्टोर करके बहुत दूर तक फ्लाई कर सकते हैं। तो ये बात भी आपको समझनी चाहिए, जितने भी बर्ड्स होते हैं वो एक दफ़ा में सांस लेते हैं, उसके बाद वो कहीं दूसरी डेस्टिनेशन पे जाके दूसरी मरतबा पे सांस लेते हैं। तो ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ।
अगर इसके तहत अगर आप देखते हैं तो मैमल्स के पास ऑल्सो पोजेस लंग्स होते हैं विद अ ट्रेडिशनल एडिशनल एडाप्टेशन फॉर द मोर इफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज करती है इन्वायरमेंट में, हमारे पास ऑक्सीजन होती है एंड फिर हम इन एक्सेल करते हैं किसको बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर हमारे पास बच्चों मैमल्स आ जाते हैं जो कि सेपरेटली हमें ही बताते हैं प्लेसेंटल रेस्पिरेशन, जिसमें हमारे पास क्या होती है, प्लेसेंटल रेस्पिरेशन होती है, जो कि आप समझें कि जो मेमस की स्पेशल कैटेगरी होती है कि वेन एवर द बेबी इज इनसाइड द फीटस ऑफ एन मदर, तो उस दौरान जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो बच्चों को प्लेसेंटा के थ्रू चल रहा होता है, किसके थ्रू चल रहा होता है बच्चों, प्लेसेंटा के थ्रू चल रहा होता है। इस वजह से ये भी एक स्पेशल टाइप की रेस्पिरेशन है जो सिर्फ किसको दिखती है, वेन एवर द बेबी इज इन द फीटस, जब तक वो फीटस है तो उस वक्त आपको दिखेगी, तो उसमें प्लेसेंटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इसके अंदर रेस्पिरेशन करवाने में, तो बच्चों ये भी मेमल्स में ही दिखती है। तो इसी तरह से बच्चों हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल में बोलता है व्हाट टाइप ऑफ वेंटिलेशन अकर इन द ह्यूमंस। तो बच्चों वेंटिलेशन जो हमारे ह्यूमंस में होती है वो होती है पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है। इस वेंटिलेशन में बच्चों हमारे इस तरीके की आपको हेडिंग डालनी, जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो हेडिंग डालने के बाद बच्चों हमारे पास जो वेंटिलेशन होती है वो लंग्स के थ्रू होती है, जिसमें ब्रीथिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ब्रीथिंग के प्रोसेस में बच्चों हमारे पास दो प्रोसेस आते हैं, पहला सबसे पहले हमारे पास आता है इनहेलेशन, जिसको हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं दूसरे अल्फाजों में, और दूसरा आता है हमारे पास एक्सहेलेशन, जिसको हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं दूसरे अल्फाजों में। तो बच्चों इनहेलेशन के अंदर हमारे जो बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन, इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारे पास डायफ्रेम होगा, जब हम इनहेलेशन ले रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और डाउनवर्ड मूव करता है। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं बच्चों, बिटवीन द रिब्स, वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिब केज है बच्चों क्या होता है, एक्सपैंड होता है, किसके अंदर बच्चों, इनहेलेशन के अंदर, यानी कि इंस्पायरेशन के अंदर, जिसकी वजह से हमारी जो कैविटी होती है बच्चों उसके अंदर एयर का प्रेशर लो हो जाता है, और जो भी इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास एयर होती है उसका प्रेशर हाई होता है, वो डायरेक्ट हमारे लंग्स के अंदर इंटर कर जाती है। तो बच्चों तो ये जो इंटर करने वाला प्रोसेस होता है बच्चों, ये था हमारा इनहेलेशन का। अब एक्सहेलेशन भी करनी, तो बच्चों जितनी सारी चीज़ हमने पढ़ी है ये सारी उल्टी हो जाएंगी, इसमें डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा और डायफ्राम अप मूव करेगा अपवर्ड, एंड इंटरकोस्टल मसल्स होंगे बच्चों रिलैक्स हो जाएंगे, और रिब्स क्या हो जाएंगी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको जो रिब केज होगा, यानी कि वो बिल्कुल पूरी की पूरी जो रिब केज है, जिसमें आपके लंग्स के जो जिस जगह पे आपके लंग्स रखे हुए वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बच्चों प्रेशर डालेगा किधर, आपके लंग्स के ऊपर, जिसकी वजह से आपके जो लंग्स होंगे वो जितना भी प्रेशर होगा वो एक्सपेल कर देंगी एयर का बाहर की तरफ। अब इसी तरीके से बच्चों हमारे पास जो अगला सवाल आता है वो आता है कि वाई द रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज इन द ह्यूमन बींग्स। अब देखिए बच्चों ये जो सवाल है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग क्यों इंक्रीज होता है, तो उसका सिंपल सा जवाब भी मैं आपको दे सकता हूँ। देखो कुछ फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, अगर मैं इसको मोर स्पेसिफिकली आपको डिफाइन करना चाहूँ तो बच्चों इसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो हमारे पास क्या होता है, एलिवेट डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड अचानक बढ़ जाए, या तो फिजियोलॉजिकल या तो इन्वायरमेंटल। अब बच्चों फिजियोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल क्या होता है, जिसके बच्चों आपने अचानक ही या आपने चाहकर फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कर दी या एक्सरसाइज आपने शुरू कर दी, तो उस कंडीशन में भी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, एलिवेट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी कि एलिवेट डिमांड ऑफ फॉर ऑक्सीजन हो जाएगी, जिसके नतीजे में आपका ब्रीथ ऑफ रेट हो जाएगा। इसी तरीके से एंजाइटी, स्ट्रेस एंड एक्सपोजर ऑफ हाई एल्टीट्यूड, यानी कि आप हाई एल्टीट्यूड के ऊपर होंगे, जैसे पहाड़ पे चढ़ गए, आपने देखा होगा व्हेन एवर यू आर गोइंग इनटू द प्लेन्स यानी एरोप्लेन्स, तो उधर भी आपके पास ऑक्सीजन के मार्क्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि आप उधर हाई एल्टीट्यूड पे, तो उधर आपको ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो सकता है। इस वजह से जितनी भी एविएशन कंपनीज होती हैं उनके प्लेन के अंदर ऑक्सीजन मार्क्स अवेलेबल होते हैं, ताकि आप बिल्कुल सिक्योरली अपना सफर तय कर सकें। तो ये क्यों होता है बच्चों, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन डिमांड एलिवेट हो जाती है। तो इन कंडीशंस में आपकी ऑक्सीजन डिमांड यानी कि ब्रीथिंग क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपकी एलिवेशन हो रही है किसकी बच्चों, ऑक्सीजन की। बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ, जो कि हमें कहता ही है कि ब्रीथिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर। बच्चों ये जो सवाल है थोड़ा डिफरेंट है, इसको समझना कि अभी हमने ब्रीथिंग की बात समझी जिसके अंदर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है, तो बच्चों अब इधर ये बात कर रहा है कि ये नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग क्यों है, यानी कि इसको हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग क्यों कह रहे हैं ह्यूमंस में। देखो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर है, जब आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो तब आपको ये बात समझ में आएगी वो कैसे। बच्चों ह्यूमन ब्रीथिंग इज टर्म्ड एज नेगेटिव ब्रीथिंग, आपको इस तरीके से लिखना है बिल्कुल सेम बोर्ड के अंदर भी, ड्यू टू मैकेनिज्म बाय विच एयर इज ड्रॉन इनटू द लंग्स, यानी कि एक मैकेनिज्म होता है जिसके तहत आपके लंग्स के अंदर एयर दाखिल होती है। तो प्राइमरी क्या होता है उसके अंदर, हमारी इनहेलेशन होती है, इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। जो इनहेलेशन का प्रोसेस होता है कैसे ड्राइवन होता है बच्चों, कैसे होता है, क्योंकि इसमें आपकी कॉन्ट्रैक्शन होती है आपकी डायफ्राम की, इंटरकोस्टल मसल्स की, जिसकी वजह से आपकी जो थोरेसिक कैविटी होती है वो एक्सपेंड करती है और इससे हवा दाखिल अंदर हो जाती है। बच्चों दिस एक्सपेंशन क्रिएट्स अ लोअर प्रेशर विद इन योर लंग्स कंपेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर आप देखते हैं जो प्रेशर होता है बच्चों पीएसआई के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर काउंट करते हैं, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो
तो होता क्या है कि अब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो गया तो इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, और आपको पता है कि जो हमारी जो एयर होती है बच्चों, वो क्या होती है, वो फ्लो करती है, एयर फ्लो नेचुरली फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर प्रेशर यानी कि आउटसाइड द बॉडी टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर यानी कि इनसाइड द बॉडी, क्योंकि इनसाइड द लंग्स, क्योंकि आपके लंग्स के अंदर जो प्रेशर एयर का वो कम है और जो बाहर है वो ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या हो जाता है बच्चों, फैसिलिटेटिंग द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो आपका जो फिनोमिना है फैसिलिटेट करता है नेचुरली आपके लंग्स को कि वो हवा को अंदर ले ले। तो बच्चों दिस नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेशन, जो कि अलाउ करता है द इफिशिएंट एंड कंट्रोल एयर एक्सचेंज टू सपोर्ट द एसेंशियल मेटाबॉलिक प्रोसेस, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एसेंशियल मेटाबॉलिक प्रोसेस है बच्चों वो इजीली रन हो सकते हो। बच्चों दिस इज वाई द नेगेटिव ब्रीथिंग प्रोसेस, क्योंकि उसके अंदर हमारी जो हम इसके अंदर चाह कर क्या नहीं ले रहे बच्चों, हवा नहीं ले रहे, इसके अंदर हमारी नेगेटिव मूवमेंट हो रही है बॉडी की, इस वजह से हमारी जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो चल रही है। तो बच्चों ये अब आपका पूरा पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो इस वजह से ये आपका पूरा पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बता दें कि क्यों नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग हम इसे कहते हैं। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं आपके एमसीक्यूज नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे ही बताता है कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स। देखिए इसमें बच्चों कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप इन स्टेप्स को प्रॉपर हेडिंग्स के साथ अपने एग्जाम्स में लिख कर आते तो मैं आपको कहता हूँ कि आपका वो सवाल पूरे के पूरे मार्क्स लेगा एग्जामिनर से। तो बच्चों हम चलते हैं उधर, समझते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला होता है बच्चों, जो ऑक्सीजन आपने ली थी उसका इस्तेमाल होना, और उसका इस्तेमाल होने के बाद बच्चों क्या होता है कि ग्लूकोज बनती है, और ग्लूकोज के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है जिसको हम बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यानी कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि प्राइमरी कहाँ पर होती है बच्चों, आपके मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि किस जगह पे कौन से प्रोसेस के तहत आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है सेल के अंदर। और फिर जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है उसको फिर हम वापस फर्दर एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, अवर मोर रिक्वायरमेंट ऑफ टू फुलफिल अवर मोर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चों वो किस में डिजोल्व रेजोल्यूशन हो जाती है उसकी बच्चों, यानी किस में घुल मिल जाती है, वो आपके प्लाज्मा के अंदर, जो कि एक डिजोल्व इन द वाटर, जो कि आपका ब्लड का ही कंपोनेंट है, यानी कि ब्लड के साथ मिला हुआ होता है, उसके साथ वो क्या होती है बच्चों मिक्स हो जाती है इन द टिश्यूज, और टिश्यूज के अंदर क्या होती है बच्चों डिफ्यूज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है फिर बच्चों, आपके ब्लड स्ट्रीम यानी कि वो खून का बहाव जिसके अंदर क्या हो जाती है बच्चों डिफ्यूज हो जाती है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फिर वो आपके खून की ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाती है। फिर क्या करती है बच्चों, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों क्या बनाता है, बायकार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है, और जो बायकार्बोनेट होता है बच्चों वंस इन द ब्लड स्ट्रीम, जब वो ब्लड में दाखिल होता है द मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है रिएक्ट करती है विद द वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एनहाइड्रेस एसिड, यानी कि कार्बोनिक एसिड भी कह सकते हैं, थ्रो एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यानी कि वो एक एंजाइम होता है जिसके तहत कार्बोनिक एसिड बनता है, उसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं। एंड कार्बोनिक एसिड देन डिसोसिएट इनटू द बाइकार्बोनेट आयन। तो फिर क्या होता है बच्चों, आपका इसके नतीजे में क्या बन जाता है आपके पास बच्चों बाइकार्बोनेट आयन बन जाता है, जो कि फिर क्या होता है बच्चों किस तरह बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। जब वो ब्लड की तरफ बढ़ता है तो बच्चों फिर किस में आ जाता है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है। जब बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल होता है तो वहाँ वो फिर इधर पहुँचता है बच्चों आपके लंग्स में पहुँचता है, जहाँ पे अल्वुलाई है जो कि बहुत थिन है, और उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ा कैपिलरी का नेटवर्क है, तो उधर वो क्या करता है बच्चों आपकी गैसेस की डिफ्यूजन के तहत एक्सचेंज करवा देता है, एंड डेड कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों इज एक्सेल क्या हो जाती है बच्चों, फिर वो एक्सेल हो जाती है आपके मैकेनिकल प्रोसेस के तहत। तो बच्चों दिस इज ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन योर द कि हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सेल टू योर लंग्स। तो बच्चों पूरा पूरा प्रोसेस अगर आप इस तरीके से लिख कर आते हैं तो मैं पूरा कहता हूँ कि आपका सवाल बहुत अच्छा जाएगा, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ तक अगर आपको बच्चों लेक्चर समझ में आ रहा हो तो काइंडली लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपके भी फ्रेंड्स के पास इस क्वालिटी लेक्चर और ऐसी क्वालिटी डिस्कशन ऑफ योर सॉल्व क्वेश्चन उनके पास पहुँचो, उनको भी एक आइडिया हो जाए कि हाँ अगर हम इसको इस तरीके से देखते तो हमारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैं आपको एक और बात बताऊँ चैप्टर इस लेक्चर की, ये भी बात है इस लेक्चर की कि अगर आप यही लेक्चर देखते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं कहता ये हूँ कि आपके बोर्ड्स एग्जाम इजीली निकल जाएंगे, आपको हर एक चैप्टर कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी सिंगल इंडिविजुअल वीडियो ही देख लेते हैं। तो ये मेरी गारंटी है आपसे, अगर आप इसे गौर से कंसंट्रेशन के साथ मेरे लफ्ज़ों को सुने तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि हमें कहता ये है कि विच ऑफ द पिगमेंट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। बच्चों रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे पास कौन सा होता है, तो बच्चों वो एक ही होता है हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसका नाम हमने दिया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि ये हमारे पास प्यारा सा हीमोग्लोबिन जिसको हमने इधर नाम दिया है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। बच्चों रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम इसलिए इसको क्यों बोलते हैं डिजाइनेटेड बिकॉज द रेस्पिरेटरी, क्योंकि बच्चों कलर भी देता है आपकी बॉडी के अंदर, जो खून का कलर लाल है वो सिर्फ वो हीमोग्लोबिन की वजह से, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं बच्चों रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। और ये ज़्यादातर आप किस में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में ही पाया जाता है, सॉरी मैंने गलत जगह पर निशान लगाया है।
अच्छा होता क्या है, ये जो आपकी हीमोग्लोबिन है बच्चों किस में पाई जाती है, आपके रेड ब्लड सेल में पाई जाती है। अगर हम रेड ब्लड सेल का डायग्राम को देखें, छोटी सी इधर बनाते हैं उसकी शेप, तो बच्चों रेड ब्लड सेल के बिल्कुल सेंटर में ये लोकेट करता है। क्या, बिल्कुल सेंटर में ग्लोबुलर सा तो प्रोटीन होता है, इधर लोकेट करता है। तो होता क्या है कि ये इसके पास एक आयरन का कंपाउंड भी अटैच हुए हुए होते हैं। किसके पास बच्चों, बिल्कुल सेंटर के अंदर हीमोग्लोबिन के आयरन का एक मॉलिक्यूल पड़ा होता है। ऐसे में इसको इस तरीके से अलग कलर से अटैच कर देता हूँ। और फिर होता क्या है बच्चों, अलग अलग हमारे पास, यानी कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ बच्चों चार आपके एटम ज्वाइंट होते हैं। किसके बच्चों, ऑक्सीजन के, कुछ इस तरीके से बाइंड हो जाते हैं। और फिर बच्चों जो आपके पास जो ऑक्सीजन, और यही काम आपकी हीमोग्लोबिन का होता है। और ये जो आरबीसी हमारे पास है, ये आरबीसी है, तो बच्चों ये उस जगह पे जाता है, उस टिश्यू में जाता है जहाँ पर आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी। और उधर जाके ये हीमोग्लोबिन क्या कर देगा, सारे के सारे आपके जो, जैसे कि टिश्यू में बना रहा हूँ, टिश्यू की शेप तो मैं बना देता हूँ हल्की फुल्की सी। जैसे कि मैं टिश्यू की शेप बना रहा हूँ आपके लिए बच्चों, ये जैसे टिश्यू है हमारे पास। बच्चों इस टिश्यू के अंदर जाके सारे के सारे जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे डोनेट कर देगा। इससे क्या होगी बच्चों, उधर उस प्रोसेस के, उस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस मुकम्मल चला रहे होंगे। तो दैट इज़ हाउ कि आपकी हीमोग्लोबिन काम करती है। तो मैंने आपको फंक्शन भी बताया। अगर आपको पसंद आया तो काइंडली लाइक कर दो, ताकि मुझे भी मज़ा आए आपको इस तरीके से पढ़ाने में, बाकी लेक्चर्स में भी। So that's how your hemoglobin is the work, and that's why we called hemoglobin is a respiratory pigment, क्योंकि वो कलर प्रोवाइड करता है आपके ब्लड को। तो बच्चों इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी बात क्लियर हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगली तरफ, जो कि कहता है कि ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द पैसेज एयर, यानी कि पैसेज ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नायरिस टू अल्विलाई। यानी कि जो नायरिस से मुराद हमारी इंटरनल, यानी कि जो नोस की ओपनिंग होती है उसको हम नायरिस कहते हैं बच्चों। अब जब हम इसमें आपको इसने फ्लो चार्ट की बात करी है, तो इसमें थोड़ा मैंने विजुअल्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप सिंपल से बॉक्स बनाकर आपने एयर डालना है। फिर उधर आपने एरो डालने के बाद उधर फिर आपने लिखना है कि फिर ये फाइनेक्स में जाएगी, फिर फाइनेक्स के बाद लाइनेक्स में दाखिल होगी। फिर इसी तरीके से आपने लिखना है, लाइनेक्स के बाद बच्चों फिर किस में दाखिल हो जाएगी, आपके ट्रैकिया में दाखिल होगी। फिर ट्रैकिया के बाद बच्चों फिर क्या होती है, सेपरेशन आती है किनकी बच्चों, ब्रोंकाई की, राइट एंड लेफ्ट। फिर जब वो ब्रोंकाई से गुजरती है तो बच्चों फिर ब्रोंक्यूल में जाती है। फिर ब्रोंक्यूल के बाद बच्चों फिर डायरेक्ट किस में आ जाती है, आपके अल्वियोलाई में आ जाती है। दैट्स हाउ यू आर मेक सच फ्लो चार्ट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना, बहुत आसान फ्लो चार्ट होगा। इसके सादा नंबर आपको देंगे कि लॉन्ग में अगर आप बनाते तो ये बहुत टाइम भी बहुत कम कंज्यूम करेगा, और आपका काम भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज अब हम आपके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कहता है कि वाई हेयर्स एंड म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रिल्स एंड ट्रैकिया। कि आपकी ट्रैकिया में हेयर्स एंड म्यूकस क्यों प्रेजेंट होता है। बच्चों सिंपल सी बात है, इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि आपको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, और एयर को फिल्टर करना है कि ताकि वो आपके लंग्स में बिल्कुल क्लीन होकर पहुंचे। तो ये काम होता है। म्यूकस का काम होता है आपको प्रोटेक्शन देना, और आपके जो हेयर्स होते हैं आपके ट्रैकिया और आपकी नोज के अंदर, उसका काम होता है फिल्ट्रेट करना फ्रॉम द पैथोजन एंड द डस्ट पार्टिकल्स विच एक्चुअली इंटर मीन वाइल यू आर ब्रीथिंग, जब आप सांस ले रहे हैं उस दौरान। तो बच्चों ये मैंने पूरा पूरा इधर लिखा हुआ है कि द प्रेजेंस ऑफ एयर हेयर एंड द म्यूकस ग्लैंड द नॉस्ट्रिल सर्व एज अ वाइटल डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द एयरबोर्न पार्टिकल्स एंड द पैथोजेंस इन द नॉस्ट्रिल। कोर्स हेयर्स एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर प्रिवेंटिंग द लार्ज पार्टिकल लाइक डस्ट एंड डेब्रीज फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो कि अगर लार्ज डस्ट पार्टिकल हैं तो उसको आपके लंग्स में जाने से बचाएंगे। और मीनवाइल जो म्यूकस होता है वो प्रोड्यूस करता है ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है इन द बोथ नॉस्ट्रिल्स एंड ट्रैकिया। जो कि स्टिक किस्सा क्या होता है बच्चों, फ्लूइड होता है और ट्रैप करता है स्मॉल पार्टिकल्स इन माइक्रोब्स, जो कि भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हवा से एंटर हो रहे हैं, उनको ट्रैप कर लेता है अंदर ही, ताकि वो आपके लंग्स में दाखिल होकर इन्फेक्शन कॉज ना कराए कोई भी। तो बच्चों ये काम होता है। ये सवाल आएगा, आपने प्रोटेक्शन एंड फिल्ट्रेशन की हेडिंग डालनी है, देन फर्दर यू गो टूवर्ड द अटेम्प्टिंग द मटेरियल अबाउट दैट विच यू एक्चुअली रिमेंबर। बच्चों इधर अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 9 होता है। सॉरी फॉर दैट कि मैंने इधर 8 लिखा हुआ है, इट्स माई टाइपिंग एरर। तो ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको इग्नोर कीजिएगा आप। तो अब हम इधर बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमें कहता है कि हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर एट द अल्वुलर लेवल। के अल्वुलर के हमारे पास बच्चों एक अल्वुलाई होती है। अल्वुलाई की अगर हम शेप बनाए तो बच्चों कुछ इस तरीके की होती है। बच्चों जो अल्वुलाई की शेप है हमारे पास, तो ये बोलता है कि इस लेवल के ऊपर कैसे गैसेस की एक्सचेंज होती है। बच्चों कैसे होती है, क्योंकि इसके एक तो अल्वुलाई सिंपल फंक्शनल यूनिट है आपके लंग्स, और इसके इर्द गिर्द बच्चों बहुत सारी क्या घूम रही होती हैं, कैपिलरीज ऐसे इसके इर्द गिर्द घूम रही होती हैं इस तरीके से। तो बच्चों जब ये घूम रही होती हैं अलविलाय, तो ये इतनी ज़्यादा करीब होती हैं, तो इनके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है आपस में बहुत इजीली एक्सचेंज हो जाती है। तो अब हम इस सवाल को भी देखते हैं। जब ये सवाल पढ़ेंगे आपको ये पूरी पूरी बात जो मैंने आपको बताने की कोशिश की समझ में आ जाएगी। तो बच्चों अब हम देखते हैं, अगर आप यही चीज़ आप अगर अल्विलर लेवल पे देखें, ये जो प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज का अल्विलर लेवल पे बच्चों, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम पल्मोनरी डिफ्यूजन कहते हैं। पहली बात तो यही, ये आपको याद रखना है। अब अगर हम अल्विलाई की देखते हैं तो बच्चों अल्विलाई इज अ टाइनी सेक्स इन द
लंग्स यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे से एक बैग्स है इसके अंदर आपके अल्विलाई के अंदर, जो कि सराउंड हुआ हुआ है एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। जो कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है बच्चों, कैपिलरीज है। क्या है हमारे पास, कैपिलरीज है। तो जो कि मैंने आपको बिल्कुल दिखाया, बिल्कुल चिपकी हुई है, यानी कि इंटीमेट हुई है। मैंने अपनी इसी पैसेज के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल किया है, इंटीमेट। बिल्कुल इतनी ज़्यादा चिपकी हुई है कैपिलरीज बच्चों कि इनके लिए डिस्टेंस ही कम हो गया है कि गैसेज जो है क्या हो जाए, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए बिल्कुल जल्दी से। अब होता है कि हमारे पास जो कैपिलरीज होती है ना बच्चों, कैपिलरीज सॉरी जो हमारे पास जो कैपिलरीज होती है उनके अंदर क्या होता है बच्चों, ब्लड होता है। क्या होता है, ब्लड होता है। और इनके ही अलावा हमारे पास जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं ये अल्विला, इसके अंदर क्या होती है बच्चों, एयर भरी हुई होती है। तो बच्चों जो ये एक्सचेंज होती है ना, ये एयर एंड कैपिलरीज के दरमियान में होती है। यानी कि कैपिलर यानी कि आपके जो अल्विला है उसमें एयर है, और वो एयर जा रही है किसके अंदर, आपके कैपिलरीज में। और कैपिलरीज के अंदर बच्चों क्या है, ब्लड है, जो कि उन उन ऑक्सीजन उस गैस को लेके जा रहा है, और ब्लड ही फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको दे रहा है किसको, अल्विला को, जो कि एक्सेल हो रही है। तो बच्चों दिस इज अ लिटिल बिट टेक्निकल टॉपिक, तो मैंने इसलिए आपके लिए विजुअल्स का इस्तेमाल किया ताकि मैं इसे आपको इजीली समझा सकूं। अब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं। अब बोलता है कि प्राइमरली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है किसके अंदर, आपकी गैसेस सेक्शन के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा करीब होती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज की बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, और बहुत ज़्यादा चिपका हुआ होता है अल्विलाई से, इस वजह से हो जाती है। और वो किन के दरमियान में एक्सचेंज होती है बच्चों, एयर इन द अल्विलाई एंड ब्लड इन द कैपिलरीज। अब ड्यूरिंग द इनहेलेशन ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर्स इज डिफ्यूज अक्रॉस द थिन एल्विलर मेम्ब्रेन इनटू द सराउंडिंग कैपिलरीज। होता है कि जब हमने इनहेलेशन की, ऑक्सीजन ली, एयर ली, तो अब वो एयर क्या होगी बच्चों, डिफ्यूज होगी अक्रॉस द थिन एल्विलर मेम्ब्रेन इनटू द सराउंडिंग कैपिलरीज। यानी कि उसके इर्द गिर्द जो भी कैपिलरीज है उसकी आपस में क्या होगी बच्चों, एक्सचेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बाइंड कर जाएगी। और साइमल्टेनियसली क्या होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो वेस्ट प्रोडक्ट होगी ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, वो क्या हो जाएगी बच्चों, रिलीज हो जाएगी। अब क्या होता है बच्चों, डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड इनटू द अल्विलाई इज टू बी एक्सपेल्ड ड्यूरिंग द एक्सलेशन। और बच्चों क्या होता है, जो ब्लड होता है यानी कि फिर क्या होती है बच्चों, डिफ्यूजेस होती है फ्रॉम द ब्लड इनटू द अल्विलाई टू एक्सपेल ड्यूरिंग द एक्सलेशन। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के जरिए आई थी, जो कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट थी, बाय प्रोडक्ट थी, अब वो क्या होगी बच्चों, अल्विलाई में जाएगी, और फिर क्या हो जाएगी बच्चों, इनहेल एक्सलेशन की प्रोसेस के अंदर एक्सपेल्ड आउट कर दी जाएगी। इन दिस एफिशिएंट एक्सचेंज इंश्योर द, और ये जो आपका वे है ये इंश्योर करता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड स्ट्रीम फॉर द सेलुलर फंक्शन एंड रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। और किसके लिए बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जो कि क्या करती है आपकी, मेंटेन करती है होम्योस्टेसिस विद इन द बॉडी। अगर बच्चों आपको आज का ही मेरा लेक्चर पसंद आया तो यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे इस चैनल को लाइक कर लो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी क्वालिटी लेक्चर्स पहुँचे। और आपके असिस्टेंस के लिए मैंने अपने चैनल का, और सॉरी मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते तो आप सीधे मेरे चैनल पे पहुंचेंगे, और सीधा मेरे पेज पे पहुंचेंगे। उधर मैंने आपके लिए सेपरेट से एक पोस्ट बनाई हुई है जहाँ पे मैं आपको इन नोट्स का क्या दे दूंगा बच्चों, लिंक दे दूंगा। आपको बस छोटा सा काम करना है मेरे लिए कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, और मेरे इस चैनल और मेरे इस पेज को भी लाइक कर लेना है, क्योंकि मैं आप सब स्टूडेंट्स के लिए इसी तरीके के बहुत सारे सिन बोर्ड से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनके ऊपर लेक्चर लेकर आता रहूँगा। तो जब तक के लिए आप मुझे थोड़ा इजाज़त दीजिए, मैं आता हूँ आप सब स्टूडेंट्स के लिए अगले लेक्चर्स के साथ। हो सकता है वो सॉफ्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के ही लेक्चर्स हों जो कि मैं आपको पढ़ाऊँ। तो तब तक आप मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में।